वो दुनिया के रखवाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। कहते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सभी उगते सूरज को ही प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज की ओर तो कोई देखता भी नहीं। कुछ ऐसी ही कहानी है बैजू बावरा और बरसात की रात जैसी फिल्मों को अमर बनाने वाले महान कलाकार भारत भूषण जी की। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। फिल्मों में सबसे शरीफ एक्टर की बात की जाए तो भारत भूषण उनमें पूरी तरह फिट बैठते हैं। बोलने चलने के अंदाज से लेकर कपड़ों तक उन्हें फिल्मी दुनिया के सबसे शरीफ और शालीन एक्टर का दर्जा मिला हुआ है। गंगा की मौज में जमुना का धारा तू। 14 जून 1920 को मेरठ में जन्मे भारत भूषण अपने पिता की मर्जी के खिलाफ फिल्मों में आए। फिल्म बैजू बावरा से उन्हें सुपरस्टार माना गया। वे अपने जमाने के सबसे स्टाइलिश एक्टर भी थे। 50 के दशक में लड़कियां भारत भूषण के गुड लुक्स और चार्मिंग पर्सनालिटी की दीवानी थी। उस दौर में जब राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार का दौर था, उस समय भारत भूषण ने अपने लुक्स और बेहतरीन अदाकारी से एक अलग पहचान बनाई। मुझे तुम याद आए। एक कमरा भरकर कपड़े उनके कलेक्शन में हुआ करते थे। मुंबई और पुणे में 3 आलीशान बंगले और कोई 1 लाख किताबों का कलेक्शन। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनकी तीनों बंगले, किताबें तक बिक गई? क्यों ये फ्लैट में रहने लगे और फिल्मों में साइड रोल करने को मजबूर हो गए? क्यों इनके फैन ने सरेआम इन्हें जोरदार तमाचा मारा था? क्यों भारत भूषण जी को जहां लोग सलाम करते थे, वहीं इन्हें गार्ड की नौकरी करनी पड़ी? क्या है इसकी सच्चाई? क्या सच में आखिरी वक्त में उनके पास ना कोई इलाज कराने वाला था और ना अर्थी उठाने वाला? क्यों मौत के बाद इस शरीफ और महान कलाकार को हर जगह बदनाम किया गया? क्या है इनके मौत के 15 दिन पहले की कहानी? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं सुर की। दोस्तों, आज हम भारत भूषण जी के जितने भी किस्से की चर्चा करेंगे, उसकी ज्यादातर बातें भारत भूषण जी की बेटी अपराजिता भूषण के अलग अलग इंटरव्यू से लिया गया है। अपराजिता भी एक्टर है और रामानंद जी द्वारा डायरेक्ट की गई 1987 में आई टीवी सीरियल रामायण में आपने इन्हें मंदोदरी के किरदार में देखा होगा। दोस्तों, भारत भूषण जी को लेकर मीडिया में कई सारी अफवाहें भी उड़ाई गई है, जिसे लोग हकीकत मान बैठे हैं। आपसे निवेदन होगी कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप भारत भूषण जी की बेटी के द्वारा कही इनके जीवन की सच्ची और अनछुए पहलुओं को जान सके। के लुटाया दिल तुझ पे। भारत भूषण जी का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ में हुआ। उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल भल्ला सरकारी वकील थे। जब वो 2 साल के थे तभी उनकी मां का स्वर्गवास हो गया। मां की मौत के बाद पिता ने उन्हें और उनके भाई को अलीगढ़ में दादा दादी के पास भेज दिया। बचपन से ही उनको फिल्में देखने का बड़ा शौक था। एक बार पिता घर आए, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। पूछने पर पता चला कि वो फिल्म देखने गए थे। इस बात से पिता इतना नाराज हुए कि उन्होंने भारत भूषण जी की पिटाई कर दी। इन्हीं सब वजहों से दोनों में अलगाव शुरू हो गया था। भारत भूषण और उनके पिता में फिल्मों को लेकर हमेशा से मतभेद रहा। पढ़ाई पूरी होने के बाद पिता चाहते थे कि भारत भूषण भी उन्हीं की तरह वकील बने। वहीं भारत भूषण जी का सपना एक्टर बनने का था और वो अपनी बात पर अड़े रहे। पिता के लाख मना करने के बाद भी वो फिल्मों में काम करने के लिए पहले कोलकाता गए और फिर मुंबई। कोलकाता इसलिए गए थे क्योंकि पहले वहीं अधिकतर फिल्में बनती थी। भारत भूषण जब मुंबई आए तो उनके पास मशहूर डायरेक्टर महबूब खान के लिए एक सिफारिशी खत था। महबूब खान उन दिनों अली बाबा 40 चोर की शूटिंग में बिजी थे। भारत भूषण ने उन्हें वह चिट्ठी दिखाई, लेकिन तब तक उनके लिए कोई रोल नहीं बचा था।
वो बेहद निराश हो गए, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि डायरेक्टर रामेश्वर शर्मा भक्त कबीर फिल्म बना रहे हैं। इसके बाद रामेश्वर ने उन्हें फिल्म में काशी नरेश का रोल और 60 रुपए महीने की नौकरी दे दी। 1942 में रिलीज हुई फिल्म भक्त कबीर उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्में की। बैजू बावरा भारत भूषण की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गए थे। कई जगह ये लिखा है कि भारत भूषण की पहली फिल्म 1941 की चित्रलेखा थी, लेकिन इस बात को नकारते हुए अपराजिता बताती हैं पापा जी की पहली फिल्म भक्त कबीर थी। हालांकि उन्हें पहचान 1952 की फिल्म बैजू बावरा से मिली थी। बैजू बावरा के पहले उन्होंने फिल्म मां में काम किया था। इसमें उनके काम को बहुत सराहना मिली। इसी दौरान किसी ने उनका रेफरेंस विजय भट्ट को दिया और इस तरह विजय भट्ट ने उन्हें इस फिल्म यानी बैजू बावरा फिल्म में कास्ट किया। बेहतरीन गीत संगीत और अभिनय से सजी फिल्म बैजू बावरा की गोल्डन जुबली कामयाबी ने न सिर्फ विजय भट्ट के प्रकाश स्टूडियो को ही डूबने से बचाया, बल्कि भारत भूषण और फिल्म की नायिका मीना कुमारी को स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। आज भी इस फिल्म के सदाबहार गीत दर्शकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वो दुनिया के रखवाले, मन तरपत हरि दर्शन को आज, तो गंगा की मौज में जमुना का धारा जैसी फिल्म के इन मधुर गीतों की तासीर आज भी बरकरार है। इस फिल्म से जुड़े कई रोचक पहलू हैं। निर्माता विजय भट्ट फिल्म के लिए दिलीप कुमार और नरगिस के नाम पर विचार कर रहे थे, लेकिन संगीतकार नौशाद ने उन्हें नए अभिनेता अभिनेत्रियों को फिल्म में लेने पर जोर दिया। इसी फिल्म के लिए नौशाद ने तानसेन और बैजू के बीच प्रतियोगिता का गाना शास्त्रीय गायन के धुरंधर उस्ताद आमिर खान और पंडित डीवी पलुस्कर से गवाया। फिल्म की एक और दिलचस्प बात यह थी कि इसके संगीतकार, गीतकार शकील बदायूनी और गायक मोहम्मद रफ़ी तीनों ही मुसलमान थे और उन्होंने मिलकर भक्ति गीत मन तरपत हरि दर्शन को आज जैसी उत्कृष्ट रचना का सृजन किया था। बैजू बावरा की सफलता से उत्साहित यही टीम एक बार फिर श्री चैतन्य महाप्रभु फिल्म के लिए जुड़ी और इसमें सशक्त अभिनय के लिए भारत भूषण को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। भारत भूषण के पिता ने भी बैजू बावरा फिल्म छिपकर देखी। इसके बाद वह मुंबई गए और बेटे को गले लगा लिया। कहा, मैं गलत था, तुम इसके लिए ही बने हो। ये वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में ना सिर्फ कई बंगले खरीद लिए, बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीद ली। भारत भूषण महंगी गाड़ियों, कपड़ों और बंगलों के शौकीन थे। इस पर अपराजिता कहती हैं, फिल्म बैजू बावरा से पहले पापा जी ने सांता क्रूज में आशा पारेख के बंगले के बगल में एक बंगला लिया था। जब ये फिल्म हिट रही तो वो पाली हिल के एक बंगले में शिफ्ट हो गए थे, जो एक आलीशान बंगला था। पुणे में भी उनका एक शानदार बंगला था। पापा जी बहुत स्टाइलिश थे। मुझे याद है पाली हिल के बंगले में एक पूरा कमरा उनके कपड़ों से भरा रहता था। उन्हें स्टाइलिश कपड़े पहनने का बहुत शौक था। उन्हें शेरवानी खास तौर से पसंद थी। कपड़े के अलावा उन्हें किताबों का भी बहुत शौक था। उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें करीब 1 लाख किताबें थी। फोटोग्राफी के भी वो काफ़ी शौकीन थे। उनके पास कई कैमरे भी थे जिनसे वो खूबसूरत तस्वीरें कैद करते थे। वो फोटोज़ के रील प्रोसेस पर भी खुद ही काम करते। फिल्मों में इतना नाम और शोहरत कमाने के बाद भी भारत भूषण पर कभी इसका नशा नहीं चढ़ा। ना ही किसी हीरोइन के साथ इनके अफेयर की खबरें आई। ये हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहे। फिल्मों में भारत भूषण की इमेज बहुत ही शरीफ आदमी की थी। फैंस उनकी उसी इमेज के दीवाने थे। किस्सा शेयर करते हुए अपराजिता ने बताया था कि 1954 की फिल्म चैतन्य महाप्रभु की सफलता के बाद वो कहीं बैठकर सिगरेट पी रहे थे। वहीं उनका एक फैन था जो उन्हें सिगरेट पीते देख रहा था। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। फैन उनके पास गया और बोला, आपके हाथ में सिगरेट देखकर अच्छा नहीं लगा। एक किस्सा है कि भारत भूषण के चेहरे पर मासूमियत दिखती थी और अपनी फिल्मों में वो अधिकतर संस्कारी रोल में नजर आते थे।
ऐसे में उनके फैंस के मन में भी उनकी संस्कारी छवि बनी हुई थी। लेकिन एक दफा उनके एक फैन ने बार में उन्हें शराब पीते देख लिया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने भारत भूषण जी को जाकर चांटा जड़ दिया और कहा, मैं तो आपको सीधा साधा इंसान मानता था, पर आप तो शराब पी रहे हैं। इस घटना के बाद भारत भूषण जी इन चीजों से दूर ही रहने लगे। अगर भारत भूषण जी की शादी की बात करें तो उनकी विवाह मेरठ के ही राय बहादुर बुद्ध प्रकाश की बेटी सरला से हुई थी, जिससे इनकी 2 बेटियां हुई, अनुराधा और अपराजिता। 1960 के शुरुआत में ही अपनी दूसरी बेटी को जन्म देते हुए कुछ मेडिकल इश्यू के कारण उनकी पत्नी सरला का निधन हो गया। भारत भूषण के दोस्त और फिल्म फोटोग्राफर ज्ञान दीक्षित बताते हैं कि पत्नी के निधन के बाद वो पूरी तरह से टूट गए थे। भारत भूषण जी की बड़ी बेटी अनुराधा पोलियो का शिकार हो गई थी, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी भारत भूषण पर ही आ गई थी। ऐसे में कुछ लोगों के समझाने पर 1 साल बाद भारत भूषण जी ने रत्ना नाम की अपनी एक सह कलाकार से शादी की, जो बरसात की रात में उनके साथ काम कर चुकी थी। 1958 की फिल्म फागुन में उन्होंने मधुबाला के साथ काम किया था। दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। खबरें सामने आई थी कि शूटिंग के दौरान भारत भूषण मधुबाला को पसंद करने लगे थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। इस बात पर अपराजिता कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि मधुबाला जी मेरी माँ सरला की बहुत अच्छी दोस्त थी, घर पर उनका आना जाना लगा रहता था। मैंने सुना है कि जब मेरी पैदाइश के वक्त माँ सरला का निधन हो गया, तब उन्होंने कहा था, मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया। मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला। उनकी मौत के पहले उन्होंने पापा जी से हमें मिलाने के लिए कहा था, तब मैं उनसे मिलने गई थी। पापा जी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो बहुत रिजर्व थे। को स्टार के बारे में भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, इस वजह से मुझे ये बात नहीं पता। एक्टिंग करने के बाद भारत भूषण जी ने अपने बड़े भाई रमेश के कहने पर प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। उनकी प्रोड्यूस की गई बस 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात हिट रही। फिर उन्होंने और भी फिल्में प्रोड्यूस की। 1964 की फिल्म दूज का चांद में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस वजह से उन्हें बहुत नुकसान हुआ। उन्हें सारे बंगले और गाड़ियां बेचनी पड़ी। हालांकि इतनी स्थिति खराब होने के बाद भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। जब उन्हें अपनी लाइब्रेरी से किताबें बेचनी पड़ी तो वो जरूर टूट गए, क्योंकि किताबें ही थी जिनके सहारे वो अपने दुख को कम किया करते थे। भारत भूषण जी अक्सर कहते थे कि वो देव साहब का गाना जिंदगी का साथ निभाता चला गया के हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं। जीवन के जिस पड़ाव में जो मिलता है उसी को तकदीर मानकर खुश रहना चाहिए। जिन चीज़ों को मैंने खो दिया उनका मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। अपराजिता कहती है कि शायद वो किस्मत की बात थी कि प्रोडक्शन में बनी 2 फिल्म हिट रही, बाकी फ्लॉप। इसके लिए किसी इंसान को दोष देना गलत होगा। ऐसा बहुत जगह कहा गया कि फिल्में फ्लॉप होने और पाई पाई के मोहताज होने के बाद भारत भूषण और उनके भाई के रिश्तों में मतभेद आ गई थी। लेकिन बेटी अपराजिता के अनुसार स्थिति खराब हो जाने के बाद भी भारत भूषण जी और उनके भाई के बीच कोई मतभेद नहीं हुए। वो अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2 फिल्में हिट हो जाने के बाद उनके भाई रमेश के मन में लालच आ गया और उन्होंने भारत भूषण को कुछ और फिल्में बनाने की सलाह दी, जिसमें वो खुद भी जुड़े थे, तो कुछ में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करवाया। लेकिन जब फिल्में फ्लॉप होने लगी और कंपनी दिवालिया होने लगी तो भारत भूषण को ये भी पता चला कि यहाँ अंदर ही अंदर घपलों का खेल भी चल रहा था। भारत भूषण बहुत ही शांत, सौम्य और नेक दिल के इंसान थे। उन्होंने ना ही भाई से कुछ पूछा और ना ही किसी पर कोई इल्जाम लगाया। देखते ही देखते वो कर्ज में डूब गए और इससे उबरते हुए पाई पाई के मोहताज हो गए। अब अपनों ने भी इनका साथ छोड़ दिया। भारत भूषण 1970 तक अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच चुके थे और किराए के मकान में रहने लगे थे।
जहां एक तरफ भारत भूषण के पास बंगलों और लग्जरी गाड़ियों की कमी नहीं थी, वहीं दूसरी ओर अब वो बसों में धक्के खाने लगे थे। अपने एक ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि एक दिन मैंने भारत भूषण को बस में आम लोगों के बीच धक्के खाते हुए चढ़ते देखा। 50 के दशक में जो भारत भूषण सुपरस्टार हुआ करते थे, ऐसे में वहां उन्हें कोई पहचान नहीं रहा था। 1990 के दशक में उन्होंने फिल्म हम शक्ल और प्यार का देवता में जूनियर आर्टिस्ट का रोल प्ले किया। भारत भूषण कहते थे, मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई जब एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है जूनियर आर्टिस्ट का, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। मजबूरी में मैंने वो रोल किया, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत खराब ही रही और फिर उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के रोल मिलना भी बंद हो गए। कहा जाता है एक दौर में जिस स्टूडियो में हर आदमी भारत भूषण जी को सलाम करता था, वहीं उन्होंने बहुत समय तक गार्ड की नौकरी की। ऐसे में तंगहाली ऐसी थी कि भारत भूषण जी को एक वक्त के खाने के लिए भी परेशान होना पड़ता था। लेकिन अगर उनकी बेटी अपराजिता की माने तो ये सारी बातें बेबुनियाद है। वो कहती है कि हाँ, पापा जी के पास आखिरी समय में गाड़ियां नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी बस में ट्रैवल नहीं किया। वो फिल्मों के सेट पर टैक्सी से जाया करते थे, जब कभी लेट हो जाए तो वो रिक्शा कर लिया करते थे। भला उन्हें वॉचमैन की नौकरी क्यों करनी पड़ेगी? सारी प्रॉपर्टी बिक जाने के कुछ समय बाद उन्होंने बांद्रा में एक 3 BHK फ्लैट खरीद लिया था। अंतिम समय में वो वहीं रह रहे थे। इतना ही नहीं, मेरी बड़ी बहन अनुराधा के लिए उन्होंने एक बड़ा सा घर रेंट पर लिया था। कहा जाता है कि जब भारत भूषण बीमार रहने लगे तो उनकी पत्नी रत्ना सीरियल में छोटे मोटे किरदार कर अपना घर चला रही थी। 27 जनवरी 1992 को भारत भूषण जी का निधन हो गया। मौत के 15 दिन पहले उन्होंने अपराजिता से मुलाकात की थी। इस दिन को याद करते हुए वो कहती हैं, एक दिन मैं फिल्म की शूटिंग में बिजी थी, तभी एक मेकअप दादा ने आकर बताया कि बगल वाले सेट पर पापा जी शूटिंग कर रहे हैं। बहुत दिनों से मैं उनसे नहीं मिली थी, तो मैं भागकर उनसे मिलने गई। वो अपना शॉट दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो मेरे पास आए और लगभग 5 से 6 मिनट बात की, फिर दूसरा शॉट देने चले गए। मैं तब तक उनका इंतज़ार करती रही। फिर वो वापस आए और 10-15 मिनट मुझसे बात की। जैसे वो जाने लगे, मैंने कहा, पापा जी आप जा रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मेरा पैकअप हो गया है। सच में उनका पैकअप हो गया था। इस मुलाकात के ठीक 15 दिन बाद 27 जनवरी 1992 को 71 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। खबरें तो ये भी थी कि उनकी बॉडी को ट्रक में लाद कर ले जाया गया था। आखिरी वक्त में भारत भूषण बहुत ही बीमार हो गए थे, लेकिन ऐसे में ना कोई उनका इलाज करवाने वाला था और ना ही कोई अर्थी उठाने वाला। लेकिन बेटी अपराजिता के अनुसार ये बातें सरासर झूठ है। वो कहती हैं कि लोगों को पता नहीं मरे हुए इंसान के बारे में ऐसी बातें करके क्या मिलता है। निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार भी बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। कई नामी लोग इसमें शामिल हुए थे जो इसके गवाह है। भारत भूषण जी अक्सर कहा करते थे, मौत तो सबको आती है पर जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। दोस्तों, इन किस्सों में आपको कौन सा सही लगता है और कौन सा किस्सा गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।